जोहार नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित सभी बेसिक जानकारियां हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो क्लास ली जाएगी, यह स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें झारखंड दरोगा, सहायक, करपाल इत्यादि आते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण तो है ही है। लेकिन यह पार्टिकुलरली जेपीएससी मेंस का जो हिस्ट्री पेपर है उसमें बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ना है, उस दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाद बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे उत्पाद सिपाही या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड समान ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बिरसा मुंडा जी का जीवन, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और उनका आंदोलन से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है करंट अफेयर की समस्या है झारखंड समान ज्ञान की, तो उसका समस्या का समाधान हमने किया हुआ है स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का, जो है झारखंड करंट अफेयर पुस्तक मार्केट में, और साथ साथ झारखंड समान ज्ञान की भी पुस्तक है, जो कि जिसमें 50-50 प्रैक्टिस सेट है, समझिए, तो बहुत बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर इसमें भी डाल दिए गए, जितने भी आज तक एग्जामिनेशन हुए झारखंड में, और उसमें झारखंड संबंधित जो कुछ भी पूछा गया उस पुस्तक में डाल दी गई है। कोई समस्या तो इन यूजर नेम का उपयोग करके सोशल मीडिया में मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाद बाकी चलिए अब क्लासेस पे आते हैं। बाकी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के अंत में अपडेट दूंगा कि क्या क्या स्टडी फॉर गोल्स और स्टडी फॉर गोल्स ऐप और स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन से संबंधित है। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे और एक रिदम में, ठीक है, सीक्वेंस बाय आगे बढ़ते जाएंगे जानकारियों की ओर। तो यहां से शुरू करते हैं, बिरसा मुंडा और उलगुलान आंदोलन। एक्चुअली यह और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान आंदोलन के नाम से बृहद तौर पर जाना जाता रहा है। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल जनजातीय आंदोलनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह जनजातीय आंदोलन न सिर्फ जेपीएससी की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जेएसएससी के भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा से। इस कालखंड में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में उभरा बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे स्थानीय भाषा में उलगुलान या महान कोलाहल कहा जाता है, न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, बल्कि यह एक महान और गहन सामाजिक धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी अभियान के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जानकारियां क्या है कि बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके अनुयायी धरती आबा अर्थात जगत पिता के रूप में पूजते थे, ने एक ऐसे समय में जनजातीय समाज का नेतृत्व किया जब उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विश्वास औपनिवेशिक नीतियों और बाहरी हस्तक्षेप के कारण विनाश के कगार पे थे। देखिए, कुछ कुछ चीजें आप नोट करते चलिए, जब मैं ये पढ़ रहा होता हूं जानकारी, ठीक है, ये आपको बता रहा होता हूं, तो कुछ कुछ चीजें आप नोट करते चलिए। जैसे कि बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी धरती आबा कहते थे, ठीक है, अर्थात जगत पिता, भगवान के स्वरूप आप समझ सकते हैं, ईश्वर के मैसेंजर ऑफ गॉड के स्वरूप में आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कि जो इनका आंदोलन था, ठीक है, या फिर जो भी जनजातीय समाज का आंदोलन रहा था, वह भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित था, भूमि व्यवस्था से संबंधित था, सांस्कृतिक पहचान से था, धार्मिक विश्वास से था, औपनिवेशिक नीतियों के था, उन नीतियों से उत्पन्न जो समस्याएं थे उनके विरुद्ध था। क्योंकि आप देखोगे कि जब अंग्रेजों का यहाँ शासन आया तो वह सिर्फ जो है राजनीतिक तौर पे ही हमें नहीं दबा रहे थे, बल्कि हमें जो है वह आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, हर तरह से जो हमें इन्फ्लुएंस करने का कार्य करते थे, हमें नीचा दिखाने का कार्य करते थे, और जो है अपने गिरफ्त में ले लिया करते थे। ठीक है, चलिए, तो यह आंदोलन अपनी वैचारिक जो है परिकल्पना या परिपक्वता, ठीक है, संगठनात्मक क्षमता और दूरगामी विधायी प्रभाव के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है, तभी तो इसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, यह इसका परिचय था कि आखिर में क्या था बिरसा मुंडा आंदोलन, क्यों इतना महत्वपूर्ण था, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, और पारंपरिक जो मुंडा समाज का संरचना होता है कि किस प्रकार से संरचनात्मक ढांचा है, ठीक है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आंदोलन क्यों हुआ, उसको देख लेते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा समुदाय जो है वह ऐतिहासिक रूप से अपनी विशिष्ट और लोकतांत्रिक भूमि व्यवस्था के लिए जाना जाता था, जिसे खूट कट्टी प्रणाली कहा जाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द, खूट कट्टी, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए, पेशा कानून परसों जो है 25 दिसंबर को ही, शायद 24 से 25 को जो है लागू हो गया है, उससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा और समझाऊंगा, पेशा कानून से संबंधित सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी आप खुटकट्टी पे ध्यान दीजिए। खुटकट्टी प्रणाली क्या है, तो इस व्यवस्था में, ठीक है, इस सिस्टम में मूल आधार यह है कि भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी अधिकार नहीं होता। मतलब जो भी लैंड है, जो भी जमीन है,
वह किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि यह पूरे कबीले या समुदाय की सामूहिक संपत्ति होती है। मतलब अगर कोई क्षेत्र में, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में कोई जमीन है तो किसी एक आदमी का नहीं है, बल्कि पूरे मुंडा समाज की है। और जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग वह रन होगा, और वहां पे जो भी पद दिया गया किसी व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग रन होगा, और उसके जो है संरक्षण में होगा। मतलब आप समझिए कि जमीन सामुदायिक होती थी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का निजी नहीं होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि जब स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई बंगाल, बिहार, झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा में भी, तो आप देखो उस वक्त तो झारखंड था ही नहीं, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा बोला जाता था। तो उसके बाद समस्या यह उत्पन्न हुई कि जमींदारों को जो है टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अब क्या था कि जो जमीन थी आदिवासियों का, चाहे वह खुदकट्टी जमीन हो मुंडाओं का, तो इसमें पूरा समुदाय का हक था। जो पूरा हक अब जमींदारों पास चला गया था कि अब आप उस पे जो है खेती या कृषि या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका टैक्स जमींदार को देना था, और जमींदार अंग्रेजों को देते थे, ठीक है, वह बॉन्ड था। उस पे हिस्ट्री में अलग से चर्चा की जाएगी। तो अब समझिए इसी वजह से जो है समस्याएं उत्पन्न हुई थी, और उन्हीं सब समस्याओं से कहीं ना कहीं आंदोलनकारी उत्पन्न हुए थे और आंदोलन हुए थे, ठीक है। वह विस्तृत चर्चा है, लेकिन अभी हम बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है आपको चीजें बताते जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आंदोलन आखिर में हुआ क्यों था, ठीक है। अब देखिए, यहां से देखिए, मुंडाओं के पूर्वजों ने घने जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार की थी, और उनके सांस्कृतिक विश्वास के अनुसार यह भूमि प्रकृति की देन थी, जिस पर न केवल उनके समुदाय का अधिकार था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनके समुदाय का अधिकार था, उनका मानना था। खुदकट्टी व्यवस्था केवल एक आर्थिक तंत्र ही नहीं था, बल्कि यह एक मुंडा समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्वायत्तता का आधार भी था, जहां ग्रामीण परिषदों के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। मैंने जेपीएससी पीटी पेपर 2 पढ़ाने के दौरान जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब जो है उनकी समझिए कि प्रशासनिक व्यवस्था है जनजातियों की, वह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। शासन व्यवस्थाएं हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअली पढ़ाया हुआ, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या इनकी जो है, इनकी जो अपनी जो है स्वायत्त परिषद हुआ करती थी, किस प्रकार से इन जो है मतलब इनमें अधिकारी हुआ करते थे। आगे है कि औपनिवेशिक हस्तक्षेप और खुदकट्टी व्यवस्था का विघटन। अब आप समझ लिए कि मुंडा जनजाति में किस प्रकार से जमीन का महत्व था, जमीन किस प्रकार से जो है पूरे समाज की थी। अब अंग्रेजों ने किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप किया वह देख लीजिए। मतलब कि अब यहां से शुरू होगा जानकारी। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उसके आगमन के साथ ही जो है इस सदियों से पुरानी चलती आ रही व्यवस्था में दरारें पड़ने लगी, हस्तक्षेप होने लगा, उन लोग जो है इंटरफेयर करने लगा। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, ने छोटा नागपुर की पारंपरिक व्यवस्था को पूरी तरह से जो है बदल दिया। आप सभी जानते हैं कि पहले पलासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई, और उसमें जो है अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है टैक्स का राइट दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ही से समस्याएं शुरू होने लगी, विरोध होने लगा। तो वही आपको दिखाया जा रहा है कि उसके बाद क्या हुआ था कि 1793 में जो है ऐसे, हालांकि 1790 में ही परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया गया था 10 सालों के लिए, लेकिन फिर यह अस्थायी रूप से जो है 1793 से मतलब कि एक नियम के तौर पे इंप्लीमेंट हो गया, इसलिए 1793 में पढ़ते हैं। तो 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थायी बंदोबस्त, जो टैक्स का प्रणाली था, जो इधर मतलब इस क्षेत्र में जारी कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो है टैक्स वसूला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो इनकी जो खुदकट्टी व्यवस्था थी आदिवासियों की, उनको पूरी तरीके से बदलने का कार्य किया। कैसे? तो ब्रिटिश अधिकारियों ने राजस्व वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए जमींदारी प्रथा जो है थोप दिया। बताऊंगा क्या था यह, जिससे मुंडाओं की सामूहिक भूमि को निजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए, समझिए कि यह क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले देखिए कि यह जमीन है, ठीक है, यह जमीन है कोई पार्टिकुलर जमीन। अब यहां पे कोई मुंडा समुदाय के लोग हैं, इसमें सभी जनजातियां और जातीय लोग था, लेकिन अभी हम मुंडा समाज को ही लेके चलते हैं। तो यह जमीन है, यह जमीन का नाम जो है खुदकट्टी है, ठीक है। खुदकट्टी इसलिए है इस जमीन का नाम क्योंकि इस पे जो है मुंडा समाज का जो है अधिकार है, मुंडा समाज के
अंतर्गत ये जमीन अभी है और इसका नाम उन्होंने खुटकट्टी जमीन रखा हुआ है, जिसमें पूरे समाज का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पे आप देख रहे हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है टैक्स वसूलने का अधिकार जो है अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अलग अलग टैक्स वसूलने की विधि अपनाई और उसके बाद फाइनली उन्होंने जो है 1790 में परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किया और 1793 में उसे अस्थायी कर दिया। तो 1793 के बाद क्या हुआ कि अब आप देखिए कि यह है अंग्रेज। ठीक है, यह अंग्रेज है, यह आप समझिए कि यह अंग्रेज है। ठीक है, और इनके पास है शासन। ठीक है, समझिए इनको राजा आप समझ लीजिए। अब इनके पास है शासन, टैक्स वसूलने का राइट, ठीक है, अधिकार। अब यहां पे है किसान। ठीक है, इसको आप किसान मानिए या फिर जनजाति मानिए। ठीक है, क्योंकि जनजाति भी अधिकांश जनजातियां मतलब कृषि कार्य पे ही निर्भर है आज भी। ठीक है, तो जनजाति मानिए। अब इन लोग दोनों के बीच में पहले ये जमीन है तो किसान के पास है और राजा है। ठीक है, लेकिन अब दोनों के बीच में एक व्यक्ति था जो जमींदार था। ठीक है, यह हमेशा से था, यह राजाओं के समय में भी था। ऐसा मत आप समझिएगा कि अंग्रेजों से पहले जो यहाँ राजा थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे या बहुत उदार थे। ठीक है, वो भी बहुत खास अच्छे थे नहीं। ठीक है, कुछ कुछ अच्छे भी थे। तो अब जो इन दोनों के बीच में जो है जमींदार आ गया, और जो अब यह जमीन है, ठीक है, यह जो जमीन है, यह जो जमीन है, यह जो लैंड है, इसका पूरा, इस जमीन का पूरा अधिकार अब इस जमींदार के पास है। मतलब इस जमीन का मालिक अब ये जमींदार है, और इसको यह मालिकाना हक किसने दिया है? अंग्रेजों ने। ठीक है, इसलिए क्योंकि हर किसान से जो है टैक्स वसूलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर लगता और झंझट भी होता। ठीक है, तो इन्होंने जमींदार रखा बीच में कि जमींदार जो है किसानों से टैक्स वसूल लेंगे और जमींदार इनको दे दिया करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। इसमें किसानों का बहुत अत्यधिक शोषण हुआ था, सूर्यास्त कानून आया था जमींदारों के लिए, और बहुत सारी चीजें थी, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना जानिए कि इस परमानेंट सेटलमेंट के वजह से जो है जो जमीनों का जो हक था, वह निजी स्वामित्व था, वह जमींदारों के पास चल गया। यह जो है किसी समुदाय के पास या किसी व्यक्ति के पास नहीं रहा। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना था। अब आगे देखिए, आगे यहां से आइए। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दिकुओं, बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम, साहूकार, व्यापारी और जमींदार शामिल थे। इन बाहरी तत्वों ने मुंडाओं की सरलता का लाभ उठाकर और जटिल व औपनिवेशिक कानूनों का उपयोग कर उन्हें उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल करना शुरू किया। अब देखिए, यहां जो आपको सिस्टम समझाया गया था कि यहां पे अंग्रेज थे, यहां पे जमींदार था और यहां पे किसान था। ठीक है, एक बार फिर से लिख ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अंग्रेज, जमींदार, एकदम बढ़िया से समझना, इतना बढ़िया समझ लेना कि दोबारा इसको पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, किसान या जनजाति। अब देखिए, अगर अच्छे से सब कुछ चल रहा होता तो किसान जो है खेती करते हैं, खेती का टैक्स जमींदार को देते हैं, जमींदार अंग्रेज को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह था कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नाम ही इस कर का इसलिए रखा था क्योंकि यह परमानेंट कर था, मतलब जब तक वो रहेंगे तब तक इतना ही पैसा लेगा। तो उन्होंने आगे का सोच के जो है कि आगे चल के किसान ज्यादा कमाएंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स थोप दिया। ठीक है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब बहुत ज्यादा टैक्स लगाने से क्या हुआ कि किसान और जनजातियों पे बहुत ज्यादा भार पड़ा। क्यों भार पड़ा? क्योंकि कैसा होता था कि अंग्रेजों ने जो है टैक्स वसूलने का अधिकार जमींदार को दिया, लेकिन अगर जमींदार किसानों से वह टैक्स वसूल नहीं कर पाया तो जमींदारों को सूर्यास्त कानून के तहत उनकी जमींदारी ही छीन जाती थी। फिर उस जमीन को जो है नीलाम कर देता था दूसरे जमींदार या किसी व्यक्ति को, जो भी जो है नीलामी का रकम दे दे। तो इसके वजह से जो जमींदार, तो पहले से जमींदार वर्ग खराब ही था, लेकिन और ये खराब तब हो गए जब इन पे जो है सूर्यास्त कानून थोपा गया। क्यों? अगर सूर्यास्त कानून में क्या था कि अगर आप नहीं टैक्स दे पाओगे तो आपकी जो है जमींदारी चली जाती थी। तो ये अपनी जमींदारी खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है किसी भी प्रकार से साम दंड बल भेद से जमींदारों, किसानों से या जनजातियों से टैक्स वसूला। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि किसानों को बहुत समस्या झेलनी पड़ी, जनजातियों को बहुत समस्या झेलनी पड़ी। अब क्या है कि कोई किसान जो है चाहेगा नहीं कि मेरे पे जुल्म हो। ठीक है, तो वह जुल्म से बचने के लिए क्या करेगा? तो उसको अगर नहीं भी पैदावार हुआ, मान लीजिए कि समझिए कि बाढ़ आ गया, पहले उतना डैम वगैरह नहीं था तो बाढ़ आ जाता था, सूखा आ गया, ठीक है, या किसी भी प्रकार से वह फसल उपजा नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनका टैक्स तो भरना था क्योंकि जमींदार तो लेता, क्योंकि जमींदार अपना जमींदारी खोना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, किसान जो लोग थे वह साहूकार से या जो है शहरी व्यापारियों से या कभी कभी जमींदारों से ही कर्जा ले लिया करते थे। ठीक है, खास करके साहूकारों से लेते थे कर्जा। अब क्या होता था कि
या कर्जा नहीं लौटा पाते थे तो या तो इस साहूकार के घर जो है बेगारी बन जाते थे, मतलब फ्री का लेबर बन जाते थे, कृषक मजदूर बनकर आ जाते थे जिन्हें पैसा भी नहीं मिलता था, या तो वो बन जाते थे या फिर इनकी जो है खेती जमीन ही छीन जाया करती थी, साहूकार के हो जाया करती थी। इसीलिए आप देखोगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो जब हुआ तो न सिर्फ वह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, ठीक है, बल्कि हर उस चीज के खिलाफ हुआ जो किसी न किसी प्रकार से जनजातियों को और किसानों को दबा रहे थे। जिसमें से किस किस के खिलाफ हुआ था आगे देखिएगा, लेकिन बेसिक यही है कि साहूकारों के खिलाफ था और अंग्रेजों के खिलाफ था और मिशनरियों के खिलाफ भी था। आगे हम देखेंगे। तो मोटा मोटी आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है क्यों जो है ये आंदोलन भड़क रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, मुंडा समुदाय जो कभी मिट्टी का अवास्तविक स्वामी हुआ करता था, मतलब धरती जमीन का, धीरे धीरे खेतीहर मजदूर या बंधुआ मजदूर बनने के लिए विवश कर दिया गया। बंधुआ मजदूर मतलब समझ वही कि मुफ्त में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बेगारी या बेथ बेगारी की कुप्रथा जिसके तहत आदिवासियों को बिना किसी जो है मतलब उनको कोई भी मेहनताना नहीं मिल रहा है, समझिए कि पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे काम करने के बदले, ठीक है, और जो है जमींदारों और अधिकारियों के लिए वह शारीरिक श्रम करना पड़ता था उन्हें, और मुंडाओं के लिए अपमान और पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यही बनी। अब देखिए वही जो मैंने आपको समझाया कि वह जो नहीं चुका पाए टैक्स तो वह धीरे धीरे क्या बन गए कि जो जिस जमीन के वह मालिक हुआ करते थे उसी जमीन में अब वह खेतिहर भैया जो है कृषक मजदूर बन गए, या फिर जमींदार के या साहूकार का बंधुआ मजदूर बन गए, या फिर बेगारी। बेगारी का अर्थ होता है कि आप किसी के लिए काम किए और उसके बदले जो है आपको जो है पैसा या पारिश्रमिक नहीं मिला, खाना रहना बस मिल गया, उतना ही काफी, वही होता है बेगारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके साथ हुई तो ये इनके लिए जो बहुत ही अपमानजनक था और जीवन यापन के लिए भी बहुत कठिन था। तो इस वजह से भी जो है विद्रोह भड़का था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब देखिए ये पूरा बैकग्राउंड, पूरा पृष्ठभूमि समझ लिए कि आंदोलन क्यों होने वाला है। ये आंदोलन का पृष्ठभूमि समझ रहे हैं कि आगे चल के आंदोलन होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से जो है प्रताड़नाएं चल रही है। लेकिन अब इस आंदोलन को जिन्होंने किया, बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति ने, ठीक है, तो वे कौन थे और कैसे ऐसा संभव हो पाया कि वह इस आंदोलन को करने में सक्षम रहे, तो वह उनकी जीवनी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। इसीलिए थोड़ा सा उनका संक्षिप्त में जीवनी भी मैं लेकर आया हूं। वस्तुतः यह टॉपिक बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ने के लिए हम जमा हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा जीवन का प्रारंभिक काल और वैचारिक रूपांतरण देखते हैं। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान झारखंड के खुट्टी जिले के उलीहातू गांव में एक निर्धन बटाईदार परिवार में हुआ था। ये इनका जो घर है आज भी उलीहातू गांव में है, खुट्टी में। यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। तो बस यही अपना अनुभव साझा किया कि मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ और यहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनके पिता सुगना मुंडा और माता जो है कर्मी हातू थी। ये जानकारी हम नोट करते चले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। जैसे कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, उली हातू खुट्टी में हुआ था, ठीक है। उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था, माता का नाम कर्मी हातू था, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके हैं सुगना मुंडा और कर्मी हातू ने अपने पुत्र का नाम उस दिन के नाम पर रखा, अर्थात बिरसा मुंडा की बात हो रही है कि उस दिन के नाम पर रखा जिस दिन उनका जन्म हुआ था। जैसा कि मुंडा परंपरा में प्रचलित था उस हिसाब से उन्होंने बिरसा मुंडा का नाम बिरसा मुंडा रख दिया। अब क्या है कि बिरसा बचपन से भेड़ चराने, बांसुरी बजाने और कुश्ती जैसे ग्रामीण खेलों में उनका जो है बचपना पूरा बीता। लेकिन क्या हुआ कि उनके आसपास के समाज की बिगड़ती स्थिति और आर्थिक तंगी ने उनके मन में बचपन से ही कई प्रश्न खड़े कर दिए थे। आगे देखिए क्या हुआ। अब थोड़ा सा उनके शिक्षा और ईसाई धर्म और चाईबासा का क्या प्रभाव रहा उनके जीवन पे, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिरसा की असाधारण प्रतिभा जो था को पहचानते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया कि यह बड़ा ही मेधावी छात्र, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यह काम किसने किया? जयपाल नाग ने उन्हें प्रोत्साहित किया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा सालगा में प्राप्त करने के बाद उन्होंने चाईबासा के प्रसिद्ध जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। उस समय की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा और उनका नया नाम दौद मुंडा पड़ा, क्योंकि ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इस प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया रहा होगा, ठीक है। चलिए यह नाम आपको ध्यान में रखना है कि जब वह ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए बिरसा मुंडा, तब उनका नाम बिरसा मुंडा से हटके जो है बदल के दौद मुंडा हो गया। हालांकि वह फिर से जो है कम बैक करेंगे और फिर से अपने सरना धर्म में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर वापसी उनकी हो जाएगी। अब देखिए चाईबासा में उनके 4 वर्षों 1886 से लेकर 1890 के प्रवास ने
उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां उन्होंने ईसाई धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, बाइबल वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने मिशनरियों के उस पाखंड को भी देखा जहां वे एक और समानता की बातें करते थे और दूसरी ओर मुंडा संस्कृति को असभ्य और अंधविश्वासी कहकर उसका अपमान भी करते थे। देखिए क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए यहां पे, तो शुरू तो देखिए अचानक से जो है आप कहीं पे किसी जगह पे कब्जा नहीं कर पाओगे, ठीक है, कितना भी आप शक्तिशाली रहो। तो उन्होंने शक्ति के दम पे पहले राजाओं को, जमींदारों को हराया और यहाँ पे कब्जा बनाया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, टैक्स वसूलने इत्यादि की शक्तियां अपने हाथ में ले लिया। अब क्या था कि वह वैचारिक तौर पे भी जो लोगों को गुलाम अपना बनना चाहते ताकि लोग हमेशा उनकी बात मानते रहे। बार बार कितना यह विद्रोह में जो है ध्यान देते, अगर विद्रोह में ही लगे रहते, विद्रोह को दबाने में ही, तो व्यापार कैसे कर पाते। और यह तो थे तो वस्तुतः व्यापारी, और व्यापारी का मकसद लाभ होता है। तो इन्होंने क्या किया कि शुरू इन्होंने जो है मुस्लिमों को खुश करने के लिए मदरसों को खोला, और हिंदुओं को खुश करने के लिए जो है हिंदुओं का जो कुछ स्क्रिप्चर था, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम था या फिर मनुस्मृति था, ये सब चीजों का जो है इन्होंने जो है ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में करवाया पढ़ के। उसके बाद कुछ इंग्लिश के चीजों को इन्होंने हिंदी में भी कराया, बाइबल वगैरह का। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने जो है उन लोगों को ऐसा फील करवाया कि जो है हम आपके जैसे ही, हमारी भाषा भी सीखी उन्होंने, ठीक है, बांग्ला सीखा था उन्होंने, फारसी सीखा था, इत्यादि सीखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले वह जो है थोड़ा सा घुले मिले। उसके बाद क्या किया कि जब इन्होंने हमारी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया, ठीक है, इन्होंने समझिए कि गीता पढ़ ली, इन्होंने समझिए कि कुरान पढ़ लिया, तो उसके बाद इन्हें पता चल गया कि मोटा मोटी जो है यहाँ पे जो पहले से मतलब मुख्य तौर पे जो धर्म थे वह हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध थे। तो इन्होंने हमारी कमजोरियां जो है देख ली कि कहां कहां पे हम गलत है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसा समुदाय या कोई भी ऐसा वस्तु है ही नहीं जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों, ठीक है, खूबियां हैं तो साथ में कमियां भी होंगी। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ कमियों पे फोकस किया, कमियों को इन्होंने जो है पढ़ के और समाज में घूम घूम के जो है मार्क कर लिया। अब उन कमियों को इन्होंने जो है बारंबार एक करके जो है उजागर करने लगे। यह बहुत अच्छी बात भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कमियों को उजागर किया, जो कमियां उजागर करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं पाखंडी तो था ही, और जो है बहुत सारी ऐसी चीजों से भरा हुआ था जो सामाजिक कुप्रथा के तौर पे आप उसे देख सकते हैं। तो यहां तक तो ये ठीक थे, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग जो है लोगों को कन्वर्ट करने में करने लगे, अपने जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने में उपयोग करने लगे। कैसे करने लगे? इन्होंने पहले कहा कि देखो तुम्हारे धर्म में ये समस्या, तुम्हारे धर्म में ये समस्या बता के उन्हें बार बार डिमोरलाइज कर दिए, बता दिए कि तुम्हारे धर्म में कितनी जो है कमियां है, जातीय भेदभाव है, तो ये कुप्रथा है, तो वो कुप्रथा है, ठीक है। और पहले इनको भड़का लिए और उसके बाद कहें कि हम में मिल जाओ, हमारे अंदर आ जाओ, जो हमारे ईसाई धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो कि आप ईसाई धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दबा के भेदभाव है, ठीक है। बहुत सारी कि वहां पे भी जो है अलग अलग फॉर्म है, प्रोटेस्टेंट है, रोमन कैथोलिक है, जीएल है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस प्रकार से उन्होंने जो है लोगों को प्रभावित किया। लेकिन चीजें क्या होनी चाहिए थी कि अगर मैं व्यक्ति हूं, ठीक है, और मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूं, मेरे सामने कोई मुस्लिम धर्म का मेरा भाई है और उसकी मैंने कोई कमियां देख ली कि इस प्रकार से कोई कमी है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने उसको कह दिया कि इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी मत रखो, सलमान खान को देखो दाढ़ी नहीं रखता है तभी बढ़िया लगता है, ठीक है। या फिर उधर चल जाओ दुबई उबई में, देखो कि लोग बढ़िया से सभ्य रहते, कितना बढ़िया दिखते हैं, ठीक है। उसको मैंने मान ले कह दिया, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि दोस्ती यारी में मैंने उसको सजेस्ट कर दिया, यहां तक ठीक था, या फिर मुझे जो लगा मैंने अपनी बात कर दी, वो माने या ना माने। लेकिन अगर मैं उसे ये कहूं कि अरे यार तुम लोग इस प्रकार का गेटअप में रहते हो, ये गेटअप ही खराब है, ठीक है, ये खाते हो ये खाना ही खराब है, ऐसे पूजा करते हो पूजा करने का तरीका ही खराब है, तुम एक काम करो ईसाई धर्म अपना लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार तुम गरीब हो, तुम अनपढ़ हो, तुम ऐसे ही रह जाओगे, रहोगे इस्लाम में, तो एक काम करो ईसाई धर्म अपना लो। यह कहीं से तो हुआ नहीं कि अगर हम किसी का कमी जाने तो उसको कमी बताओ, कमी जो है अपडेट करेगा। ऐसा हम कर सकते हैं कि हमारे धर्म में समस्याएं हो सकती है, हिंदू धर्म में हो सकती है, सनातन धर्म में हो सकती है, बौद्ध में, जैन में, सिख में, किसी में भी हो सकती है। तो हम अपनी कमियों को उजागर करेंगे, उस कमी पे काम करेंगे, अपने और अपने समाज को सशक्त करेंगे और अपने समाज को निरंतर बनाए रखेंगे, अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखेंगे। लेकिन नहीं, इनका कहना था कि बदल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। हमें
अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अपने धर्म को बदलने से कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि समस्याएं सभी जगह है, यहां पे भी समस्याएं, वहां पे भी समस्याएं, वहां जाके वहां जैसी समस्याएं होंगी, यहां जाके यहां जैसी समस्याएं होंगे। रांची की अपनी समस्याएं, हजारीबाग की अपनी समस्याएं, दुमका की अपनी समस्या है। अगर रांची में कोई समस्या और तुम दुमका चले जाओगे, चाहोगे कि वहां पर कोई समस्या ही नहीं होगा, तो ऐसी नहीं है। दुमका में दुमका वाली समस्याएं होंगी। मोटा मोटी मेरा यह समझाने का मतलब है कि कन्वर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, आप देखिए कि आपके अंदर जो कमियां हैं उसको अपडेट कर लिए। जैसे कि आपके धर्म, जाति या समुदाय में शिक्षा का महत्व नहीं है, तो आप शिक्षित होने का प्रयास करें, तभी तो आप विकास करेंगे, ठीक है। आप ट्रेनिंग लेने का प्रयास करिए, अपने आप को एजुकेटेड स्किलफुल बनाने का प्रयास करिए, अपना आप अच्छा लुक बनाने का प्रयास करिए कि कम से कम साफ सुथरा आप दिखें, साफ सुथरा कपड़े पहनना, साफ सुथरा खाना खाना, साफ सुथरा चेहरा रखना, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। साफ सुथरे लोगों से हर कोई जुड़ना चाहता है, अच्छी बातें करें तो आपसे लोग जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसका कोई संबंध नहीं है धर्म में बदलने से या जात बदलने से। व्यक्ति जो है जिस जात में और जिस धर्म में, वहीं पे भी रख के अपने आप को जो है विश्व का सबसे अच्छा व्यक्ति बना सकता है, ठीक है। तो ये सब इस प्रकार की चीजें थी। तो इस प्रकार से भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है नीचा दिखाया करते थे, जिससे बिरसा मुंडा जी को भी समस्या होती थी, ठीक है। चलिए आगे है कि इसी समय छोटा नागपुर में सरदारी जो है एजिटेशन चल रही थी, जिसमें मुंडा सरदार कानूनी माध्यमों से अपनी भूमि वापस पाने का प्रयास कर रहे थे। जब बिरसा ने देखा कि ब्रिटिश सरकार और मिशनरी दोनों ही आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने में एक दूसरे का साथ है, ठीक है। बिरसा मुंडा जिस मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इन लोग भी जो है हम लोग का बेइज्जती करता है, और ऊपर से जो है ब्रिटिश सरकार भी जो है यहाँ पे दमनकारी व्यवस्था चलाई हुई। तो देखा कि दोनों का जो है मतलब दोनों चीजें जो है सेम व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि अंग्रेज जब आए थे तो एक ही चीज नहीं कर रहे थे, वह जो है अलग सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, मानसिक तौर पे, जैसे भी हमें कर सकते थे गुलाम करने का निरंतर प्रयास रत थे, ठीक है। तो ये देखे कि सब का जड़ जो है अंग्रेज ही है, यह इनको जो है देखने को यहां से मिला। तो उन्होंने क्या किया कि जब बिरसा ने देखा कि ब्रिटिश सरकार और मिशनरी दोनों ही आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने के लिए एक दूसरे के साथ है, तो इनका जो है मोह भंग हो गया इस मतलब व्यवस्था से, समुदाय से, और उन्होंने जो है मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और ईसाई धर्म का भी उन्होंने जो है त्याग कर दिया और पुनः अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का साहसी निर्णय लिया। सरना धर्म में जो है उनका घर वापसी हुआ। आगे क्या हुआ कि यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने इससे और भी आगे चल के एक बड़ी कदम उठाई, जो कि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह जब पूरा प्रक्रिया समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो किसी भी धर्म या जात की बात नहीं की जा रही है। यहां घटनाक्रम की बात की जा रही है कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है। ये कोई मेरा निजी विचार नहीं है। हर बात जो मैं बोल रहा हूं या फिर लिखा हुआ है वह किताबों में आपको मिल जाएगा या घटनाओं में आपको घटनाक्रमों में दिख जाएगा कि यही वजह रही थी। अब क्या हुआ कि आध्यात्मिक जागृति और बिरसात संप्रदाय का उदय हुआ, या फिर बढ़िया से इतिहास भी पढ़ोगे तब भी और वर्तमान दुनिया भी देखोगे तब भी। तो क्या हुआ कि आध्यात्मिक जागृति और बिरसात संप्रदाय का उदय थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उससे समझ में आएगा कि कैसे कैसे बिरसा मुंडा जी आंदोलन तक पहुंचे। तो चाईबासा जब वो छोड़ दिए, ईसाई धर्म का त्याग कर दिया उन्होंने, तो बिरसा मुंडा जो थे आनंद पांडे नामक एक व्यक्ति से मिले, जो कि वैष्णव उपदेशक थे, ठीक है। हिंदू धर्म, अभी जो वर्तमान में आप हिंदू धर्म देखते हैं, इतिहास आप जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि शैव धर्म था, मतलब शैव एक समुदाय था, एक वैष्णव समुदाय था, एक ब्राह्मण समुदाय था, इसी प्रकार से अलग अलग समुदाय थे, ठीक है। किसी की देवी काली थी, किसी के गणेश थे, किसी के शिव थे, किसी के विष्णु थे, ठीक है। इस प्रकार की चीजें थी। एक समअप होकर सनातन बन गया, बहुत पुरानी चीज है। चलिए, तो उसी में से एक वैष्णव उपदेशक थे आनंद पांडे नामक व्यक्ति। उन्होंने जो है कुछ उपदेश दिया, कुछ अच्छी बातें जो वैष्णव समुदाय की रही होंगी वह बिरसा मुंडा जी के साथ साझा किया, जिससे क्या हुआ कि बिरसा मुंडा के ऊपर हिंदू धर्म के सिद्धांतों, उनकी पवित्रता और अहिंसा की समझ मिली, ठीक है। जो चीजें हिंदुइज्म में ओरिजिनली सिखाई जाती है। हिंदुइज्म का हर जो दुनिया में धर्म है वो अच्छा चीज ही सिखाता है, लेकिन वो लाइन है ना कि उसने जो कहा, उसने मतलब ईश्वर, ऊपर वाला, ठीक है, गॉड, अल्लाह, जो भी, कि उसने जो भी कहा वही हमने लोगों को कहा, और यह कहा कि उसने ऐसा कहा। हमेशा हमने उसकी बातों को कहा, लेकिन कभी उनकी बातों को किया नहीं। जो भी उन्होंने करने को कहा था वह हमने कभी किया नहीं, बस लोगों को कहा कि ऐसा उन्होंने कहा था। जैसे उन्होंने कहा था कि अच्छी बातें जो है करनी चाहिए या अच्छे कार्य करना चाहिए, तो हमने सबको बता दिया कि अच्छे काम करना चाहिए, कि तुमको बता दें तुम सुनो अच्छे काम करना, तुम सुनो अच्छे काम करना, कभी स्वयं अच्छा काम किया नहीं, ठीक है।
तो वही चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी कि जो अच्छी बातें थी वह बिरसा मुंडा ने सीखा आनंद पांडे के द्वारा। और देखिए थोड़ा सा एक बात है कि, और यही वजह है कि जो अच्छी बातें हम पढ़ते हैं और अच्छी बातें करते नहीं है, इस दोनों के बीच का जो गैप है, उसी वजह से जो भी जितनी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद है, कट्टरपंथी है, लड़ाई झगड़ा है, सबका जड़ वही है। क्योंकि हम कोर जो हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ईश्वरों ने जो हमें सिखाया, वह हम उसी चीज को भूल चुके हैं और वह उसकी जो है अब लड़ाई बहुत ही विस्तृत हो चुकी है। ठीक है, हम कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में एक्चुअल में है क्या। तो क्या हुआ कि इन्हीं सब सिद्धांतों को इन्होंने जो है हिंदू धर्म के सिद्धांत सीख लिए, पवित्रता, अहिंसा इत्यादि सीख लिए। इन विविध अनुभवों जिसमें ईसाई धर्म की आलोचनात्मक समझ थी, हालांकि वह 4 साल वहां पे स्कूल में रहे थे, बाइबल वगैरह पढ़े थे, काफी पढ़े लिखे लोग थे, ईसाई बहुत चतुर चालाक लोग थे। तो वहां पे उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की, चतुराई, चालाकी, बहुत अन्य प्रकार की चीजें वहां पे जो है जानकारी आखिर में वहां तो प्राप्त की ही थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो है आनंद पांडे से वैष्णव धर्म का उपदेश ले लिया, यहाँ से हिंदुइज्म की जानकारी इन्होंने ले लिया। ठीक है, वैष्णव दर्शन इन्होंने समझ लिया। ईसाई धर्म का जो है आलोचनात्मक समझ का अर्थ है कि उसकी अच्छाई बुराई दोनों देख ली। ठीक है, और मुंडा लोक कथाओं के गौरवशाली अतीत के समन्वय से बिरसा मुंडा ने एक नए धार्मिक और सामाजिक मार्ग बिरसायत की स्थापना की। और बिरसा मुंडा जो थे अपने सरना कल्चर और जो मुंडा लोक कथा थे बचपन से तो सुनते देखते आए ही थे, तो ये तीनों का समन्वय करके, ठीक है, इन्होंने एक अलग धर्म का जो है फॉर्म कर दिया। इससे पहले अकबर भी ऐसा ही किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो एक नए धर्म का फॉर्म कर दिया और एक नई समझिए कि सेक्ट ही बना दी, नई एक समुदाय ही बना दी, जिसका नाम जो है बिरसायत रखा इन्होंने, बिरसायत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और अब क्या हुआ कि 1895 में उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत भी घोषित कर दिया। ठीक है, खुद को इन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड भी घोषित कर दिया 1895 में। पहले अपना जो है बिरसायत धर्म बनाया और 1895 में स्वयं को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया। इससे पहले भी कई लोग अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित करते रहे और आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे बाबा गुरु हैं जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड जो है प्रूव करते रहते हैं या फिर घोषित करते रहते हैं। हालांकि बिरसा मुंडा ने जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का दूत जो घोषित किया था, उसमें कुछ सच्चाई भी थी जो कि आप देखेंगे। और एक बड़ा समुदाय आज भी इन्हें ईश्वर मानता है और इनके साथ जुड़ा हुआ है और सरना धर्म के परिकल्पना में यह बहुत ऊंचे नाम है। ठीक है, तो अब देखिए कि इन्होंने जो है स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि वे सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अनाज जो है, उपलब्ध अनाज है, उसे कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं माना जाता है। और कहा जाता है कि वह बीमारी ठीक भी कर दिया करते थे। कोई भी किसी भी रोग को लेकर जाता था उनके पास तो वह ठीक कर दिया ठीक कर दिया करते थे देसी जड़ी बूटी के इलाज से। अब देखिए बिरसायत जो धर्म था उसके जो प्रमुख जो सुधारवादी स्तंभ थे, क्या क्या उसमें चीजें थी बिरसायत धर्म में, उसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको समझने को मिलेगा कि आखिर में बिरसायत धर्म था क्या। तो सबसे पहले इसमें एकेश्वरवाद पे जो है जोर दिया गया था। उन्होंने मुंडाओं को कई देवी देवताओं, बोंगाओं की पूजा छोड़ने और केवल एक ही ईश्वर सिंह बोगा की आराधना करने का उपदेश दिया। अब देखोगे लगभग सभी जनजातियों को मैं इसी YouTube चैनल पे और स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में जो उपलब्ध कोर्सेस होते हैं, झारखंड दरोगा इत्यादि को, उसमें पढ़ा चुका हूं। उसमें आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी जनजाति हो, संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, आप देखोगे उन जनजातियों में अलग अलग देवता होते हैं। ग्राम देवता, ठीक है, ग्राम के बाहर के देवता, सिंह बोगा, ये देवता, पहाड़ मरांग बुरु, पढ़ांग पहाड़ बुरु, इस प्रकार के कई सारी देवताएं होती हैं। तो इन्होंने, बिरसा मुंडा जी ने कहा कि अलग अलग जो देवताओं को आप पूजा करते हैं उससे क्या होता है कि आपकी शक्ति जो है छीन होती है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आर्थिक जो है भी नुकसान होता है और कई तरह की चीजें थी जो इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर का पूजा करो, उससे क्या होगा कि एक ही जगह सब लोग जमा भी हो जाएंगे, एक ही पूजा होगा तो ज्यादा धूमधाम से मिलेगा, समय भी कम बर्बाद होगा और खर्च भी जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा और फिर जो है बहुत तरह की चीजें, इस प्रकार की जो है फायदे नुकसान को जो है उन्होंने कैलकुलेट करके लोगों के समझ रखा और उन्होंने एकेश्वरवाद की बात की, सिर्फ और सिर्फ सिंह बोगा की पूजा करने की उन्होंने जो है राय दी। और सिंह बोगा आप जानते हैं सूर्य के प्रतीक होते हैं, सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नैतिक सुचिता, उन्होंने शराब और नशीले पदार्थों के सेवन, मांस भक्षण और चोरी का सख्त विरोध किया। एक और चीज आप देखोगे दोस्तों कि एकेश्वरवाद का फायदा क्या है। हालांकि हमारे यहाँ हिंदुइज्म में एकेश्वरवाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं एकेश्वरवाद का क्या फायदा होता है, दूसरे धर्मों में है कि जब एक ही ईश्वर होते हैं ना तो हमारा जीवन बड़ा शॉर्ट आउट हो जाता है। हम कुछ भी मांगते हैं तो उसी एक ईश्वर से मांगते हैं, कुछ भी अगर हम शेयर करते हैं तो उसी एक ईश्वर से शेयर करते हैं। ठीक है, अपनी समस्याएं, अपनी आकांक्षाएं या कुछ मांगना हो या कुछ थैंक्स गिविंग देना हो तो वही एक ईश्वर है। ठीक है,
उसके अलावा क्या है कि त्योहार कम होते हैं तो बाकी टाइम जो है हम अपने काम धाम पे फोकस करते हैं। जिन धर्मों में बहुत सारे ईश्वर है, हर सप्ताह 2 सप्ताह में कोई ना कोई पूजा पाठ आ जा रहा है, ठीक है, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आ जा रहा है, उन लोगों को कभी अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी और अपनी सामाजिक दबाव का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा वह उत्सव में उलझे रह जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये समाज को जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल विकास के लिए बहुत बुरी चीज हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि हर समाज से, हर धर्म से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हुए, कई शहर बने, आज भी देखते हो। और शहरों में क्या हुआ कि लोगों को धर्म से बहुत ज्यादा मतलब रहा नहीं, उन्होंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया। वो अलग अलग डिबेट है कि जीवन कहाँ की अच्छी है, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी एकेश्वरवाद आप समझ गए, एकेश्वरों का फायदा समझ गए, और शायद इसीलिए बिरसा मुंडा जी ने जो है सशक्त करने के लिए एक समुदाय को एकेश्वरवाद की बात चुनी, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, अलग अलग पूजा के तौर पे अलग अलग गुट ना बन जाए, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बन जाए। अब जैसे आप मान के देखिए कि रांची शहर में सिर्फ और सिर्फ साल भर में सिर्फ दुर्गा पूजा का ही पंडाल बने, तो सोचिए कितना भय बनेगा। लेकिन आप देखते हो दुर्गा पूजा के जस्ट बाद कई एरिया में काली पूजा का पंडाल बन जाता है, फिर गणेश पूजा का पंडाल बन जाता है। तो लोग छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे जो समुदाय में जो है पंडालों में बढ़ जाते हैं, पैसा जो है बट जाता है, ठीक है। और अगर एक ही चीज हो तो एक जगह लोग जो है संगठित हो जाते हैं, लेकिन उसकी अलग खूबसूरती है, डिसेंट्रलाइजेशन की भी अलग खूबसूरती है, अलग फायदे नुकसान है, और सेंट्रलाइजेशन के भी अलग फायदे नुकसान है, वो चर्चा का विषय है। लेकिन मैं बस आपको समझाता जा रहा हूं कि क्यों बिरसा मुंडा जी ऐसा कर रहे थे, ठीक है। 30-40 पन्नों का बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ने के बाद, ये पीडीएफ बनाने के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नैतिक सूचिता क्या थी। उन्होंने शराब और नशीले पदार्थों के सेवन, मांस भक्षण और चोरी का सख्त विरोध किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जादू टोना, भूत प्रेत और पशु बलि जैसी प्रथाओं को समाप्त करने पर भी उन्होंने जोर दिया कि ये सब फालतू की बातें, सब नहीं करो, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता और आचरण, उन्होंने अनुयायियों को पवित्र धागा पहनने, गांव को साफ रखने और दयालु जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। खास करके यह चीज तो बहुत बढ़िया था। मैं स्वयं चाहता हूं कि आप किसी भी धर्म जात से हो, साफ सुथरा रहें भाई, क्योंकि साफ सुथरा रहोगे तो आप तभी आपके आसपास लोग बैठना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपसे जुड़ना चाहेगा। अगर आप साफ सुथरा नहीं रहोगे, रिस बेसिस पे हल्ला करते चलोगे कि लोग हमसे भेदभाव करते हैं, तो करेगा ही। गंदा सिंदा लोग से जो है आपका अपने पिताजी और माताजी भेदभाव कर देंगे, ठीक है। अब चलिए, बिरसा का यह धार्मिक आंदोलन जल्द ही एक व्यापक सामाजिक एकजुटता का आधार बन गया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान और धरती आबा कहने लगे, और उनके शब्दों का दैवीय, जो शब्द मतलब जो वे बात या जो बोला करते थे, जो भी प्रवचन दिया करते थे, उन्हें दैवीय आज्ञा माना जाने लगा कि बिरसा मुंडा जी ने, भगवान बिरसा मुंडा जी ने कह दिया तो कह दिया, अब यही होगा। यह धार्मिक पहचान ही थी जिससे जो है क्या है, आगे चलकर राजनीतिक क्रांति या उलगुलान के लिए आवश्यक नैतिक शक्ति और संगठन प्रदान किया। अब जब देखिए आपको पूरा यह बिरसा धर्म क्यों समझाया गया, उससे पहले पूरा जमीन का जो सेटलमेंट प्रक्रिया था क्यों समझाया गया था। आपको बताया जा रहा था कि कैसे कैसे जो है आंदोलन भड़क रहा है। पहले उनके जीवन पे क्या, पर्सनल जीवन पे क्या असर पड़ा जो उनको जो है क्रांतिकारी होने पे मजबूर किया। फिर समाज में क्या हो रहा था जो क्रांति का उद्गम हो सकता था। फिर किस प्रकार से बिरसा जो धर्म था उसका क्या आधार था, उसकी वजह से क्या बदलाव है जिससे आंदोलन हो सकता था। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जा रही है। धीरे धीरे आपको आंदोलन पर लाया जाएगा, और यहाँ पे आपको ले आया गया उलगुलान महान क्रांति के कारण और उद्देश्य। जो बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था वहां पे अब हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी तक हम कारण जान चुके हैं, ठीक है, कि अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे थे, मिशनरी किस प्रकार शोषण कर रहे थे, और साहूकार किस प्रकार से शोषण कर रहे थे, और बिरसा मुंडा किस प्रकार से इसी दौरान उभर रहे थे, और समाज में क्या दिक्कतें थी। अब होगा आंदोलन, ठीक है। मुंडा आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा उलगुलान 1899 से 1900, हालांकि 1895 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुख्य तौर पर 1899 1900 का लिख के पढ़ते हैं लोग, ठीक है। उसका कारण आपको पता चल जाएगा क्या है। भारतीय जनजातीय इतिहास का सबसे संगठित और वैचारिक रूप से स्पष्ट विद्रोह था यह। इसका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन को हटाना ही नहीं था। देखिए उद्देश्य देखते जाइए कि बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या क्या था। तो सिर्फ इसका उद्देश्य बिरसा जो है ब्रिटिश शासन को हटाना ही नहीं था, बल्कि ऐसे मुंडा राज्य की स्थापना करना था जो शोषण मुक्त हो, जहां पूर्वजों की सामूहिक भूमि व्यवस्था जो खुटकट्टी व्यवस्था थी उसको बहाल की जा सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखिए, आगे क्या है कि विद्रोह के प्रेरक कारण क्या थे। तो विद्रोह के कारण बहुआयामी थे, मतलब बहुत सारे कारण थे विद्रोह के, जो ऊपर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है
ठीक है, कि आपकी गलती निकाल के जो है अपने से जुड़ने बोल देते थे, नहीं बोलते थे कि गलती तुम अपडेट करो, एक काम करो तेरे में गलती है हम अर्ध नहीं आ जाओ, ठीक है, हम मेरे तरफ आ जाओ, तुम्हारी गलती जो है खत्म हो जाए। वॉशिंग मशीन बनाया हुआ था इन्होंने कि हम मेरे साथ जैसे जुड़ेगा बढ़िया हो गया। हालांकि बहुत हद तक इन्होंने लोगों को बढ़िया किया भी है अपने आप में जोड़ के। आप देखोगे कि जो क्रिश्चियनिटी अपनाए, जो ईसाई धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, वह सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे भी हो गए। उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, जीवन यापन अच्छी हो गई, खेल कूद अच्छी हो गई, और बहुत सारी चीजें, लाइफ स्टाइल बढ़िया तो हुआ था। और ये बोला भी करते थे कि हम जीवन बदलते हैं, हम धर्म नहीं बदलते, हम जीवन बदलते हैं। और बहुत हद तक आप देखोगे कि समाज में इन्होंने जीवन बदला भी है, लेकिन जीवन बदलने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। चलिए, विद्रोह के कारण बहुआयामी थे, ठीक है, जो दशकों से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। ब्रिटिश नीतियों ने मुंडा समाज के हर पहलू को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। अब देखिए, ये सारी चीजें हो गई, ऊपर बता चुके हैं आपको। अब यहां से कुछ विद्रोह के प्रमुख कारण देखेंगे जिस वजह से बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, ठीक है। भूमि हस्तांतरण सबसे पहला पॉइंट है कि खुदकट्टी व्यवस्था का अंत और मुंडाओं का अपनी ही जमीन पर किराएदार बनना, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के वजह से जो है खुदकट्टी व्यवस्था, जो जमीन था उसका मालिक अब जमींदार हो गया था, और जमींदार जो है ब्रिटिशों का नौकर हुआ करता था, ब्रिटिशों का अधिकारी हुआ करते थे। देखिए, ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश जो कंपनी थी उसमें जो मतलब कि समझिए कि वायसरॉय हुआ करते थे, या फिर समझिए कि कमांडर हुआ करते थे, ये आपका समझिए कि लॉर्ड वॉर्ड जितना आते थे, ये सब ब्रिटेन के जो है या जमींदार ही हुआ करते थे। ब्रिटेन से भी, ब्रिटेन का जो जमींदार वर्ग था उन्होंने ही कंपनी बनाया था, और उन्हीं के खानदान के लोग यहाँ के जो है अधिकारी बना करते थे, समझे। तो क्या था कि जमींदार एक जमींदार को ही प्रमोट करेगा, तो वहां के जमींदार जो यहाँ के शासन बन चुके थे, यहाँ के जमींदारों को जो है जमीन की जो है व्यवस्था दे दी। उसके वजह से क्या हुआ कि जो खुदकट्टी जमीन इनकी हुई करती थी अपनी ही जमीन के किराएदार बन गए कि उस पर खेती करना है तो उसका टैक्स दो। अब ये चीज थी, इस वजह से भी आंदोलन हुआ कि ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा था कि जमींदारों द्वारा बेगारी, साहूकारों द्वारा ऋण का जाल और अत्यधिक कर, आर्थिक शोषण कारण था कि जमींदारों द्वारा बेगारी कराया जा रहा था लोगों से, ठीक है, कि खेती करवा के और उसका जो है उसका फसल। देखिए, एक चीज क्या मैं आपको बताता हूं क्या था कि जब परमानेंट सेटलमेंट जारी किया गया था इस क्षेत्र में, तो इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने जो है, यहाँ पे अंग्रेज है, यहाँ पे जमींदार है, तो इनसे जो है 3 करोड़ लगभग रुपया था, ठीक है, 3 करोड़ ही लगभग रुपया था। तो 3 करोड़ वसूलने का इनको बोल दिया गया, ठीक है, कि ये 3 करोड़ रहेगा। अब क्या था कि आप देखिए जमींदार के पर्सपेक्टिव से देखिए कि समस्या यह था कि अगर 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूल लिया, ठीक है, जमींदार, तो पैसा जमींदार का हो जाता था। वो अंग्रेज को सिर्फ 3 ही करोड़ चाहिए था, ये अंग्रेज को 3 ही करोड़ चाहिए था, और आजादी तक यही सिस्टम था कि अंग्रेज को 3 ही करोड़ चाहिए था। इसलिए आप देखोगे कि 1900 शायद 4-5 की बात है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, उस दौरान जब एक मतलब जानकारी आई थी तो पता चला था कि 60 करोड़ टैक्स वसूली गई है जमींदारों द्वारा, और अंग्रेज को मात्र 4 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है। तो वो चीजें थी, तो इस वजह से ये बात जानना जरूरी नहीं थी, ये फैक्चुअल तौर पे आगे हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि करते क्या थे जमींदार कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल के, और जितना पैसा अंग्रेजों को देना था अंग्रेजों को उतने ही देते थे, और बाकी पैसा अपने पास रख लेते थे, ठीक है। आगे चल के काम आएगी, अपनी साख बचाने के लिए, बहुत तरह की चीजों के लिए रख लेते थे, लालच में भी रख लेते थे। तो इस वजह से वह खेती भी स्वयं बहुत क्षेत्र में करवाते थे, और जिसमें मजदूरों से बेगारी करवाते थे, कुछ न देते थे, खाली काम करवाते थे, खाना वाना दे दिया तो दे दिया। और उनकी जमीन बचाने के लिए जो ऋण लिया करते थे साहूकारों से, उस ऋण व जो ऋण जाल में फंस कर जाते थे, 100 रुपया का 1000 रुपया तक जो है वसूला जाता था उनसे ऋण, और कभी भी वह ऋण जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते थे, और एक दिन अपनी जमीन खो बैठते थे। तो उससे भी यह जो लोग परेशान थे, और कर तो बहुत ज्यादा था ही, मैंने आपको बोला ही था कि अगले 50-100 सालों को सोच के इन्होंने जो है कर इंप्लीमेंट किया था, और कर जो है शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो अत्यधिक कर था ही हमेशा से। इसीलिए आप देखोगे कि जमींदारों से इतना परेशान हो गए थे लोग कि बीच में तो इन्होंने कह दिया था कि हम अंग्रेज रानी के शासन के अंडर रहेंगे, भारतीयों के शासन के अंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो रानी से ज्यादा खराब यहाँ के भारतीय लोग हैं, और भारतीय जो लोगों का है सिस्टम है। चोरों का तो कोई कमी यहाँ है ही नहीं, ठीक है, बेईमानों की भी कमी नहीं है, बेईमान थे तभी तो हम गुलाम हुए, और आज भी छोड़िए। आगे है कि सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी इसका एक कारण था। आप नोट करते चलिए कि क्या क्या बिरसा मुंडा का जो है आंदोलन का कारण है। भूमि हस्तांतरण है, ठीक है,
जो अंग्रेजों पर चली गई, अंग्रेजों के थ्रू जमींदारों पर चली गई। आर्थिक शोषण है जो जमींदारों के माध्यम से, साहूकारों के माध्यम से और अत्याधिक कर के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद जो है सांस्कृतिक हस्तक्षेप है कि मिशनरियों द्वारा, मिशनरियों को भी जो है मतलब यहाँ पे अलाउ मिल गया था कि आप भारत आएं और फिर जो है यहाँ पे अपना जो है प्रचार प्रसार करें धर्म का, ठीक है। तो इनमें ये भी होता है कि सच्चा सेवक जो है ईश्वर का उसे ही माना जाता है जो धर्म फैलाने के लिए कार्य करे, ठीक है। तो मिशनरियों द्वारा जो है पारंपरिक यहाँ का विश्वास थे, धर्म कल्चर थे, उन विश्वासों का आलोचना करना और बलपूर्वक जो है धर्मांतरण कराना, बलपूर्वक भी या लालच दे के भी या फिर उनकी कमियों को गिनाकर भी जिस प्रकार से धर्मांतरण कराया जाए, कन्वर्जन कराया जाए, उस वजह से भी जो ये लोग भड़के हुए थे मुंडा समाज के लोग। और प्रशासनिक उदासीनता भी थी कि औपनिवेशिक न्यायालयों में न्याय का अनुभाव था और पुलिस का जमींदारों के साथ गठबंधन था, क्योंकि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें जो पुलिस था वह जमींदारों से मिला हुआ था, जमींदारों के लिए ही काम करते थे पुलिस, ठीक है। और औपनिवेशिक जो न्यायालय था उन लोग भी जो है अंग्रेजों को ही प्रायोरिटी देता था, नाम का न्यायालय था, ठीक है। वो सब सारी चीजें थी, ठीक है। अब देखिए इतना कारण आप देख लीजिए, एक और भी कारण था कि अकाल और भुखमरी भी उस दौरान खूब आया करती थी। क्योंकि क्या था कि अंग्रेज तो एक तो टैक्स बहुत ज्यादा लिया करते थे कि बहुत अत्याधिक टैक्स उन्होंने चूस लिया पूरा किसानों को, जनजातियों को, हर व्यक्ति को, और यहाँ पे विकास कार्य कुछ करते न थे। अब यहाँ पे नेचुरली कभी बाढ़ आ गया, कभी जो है बारिश ही नहीं हुआ तो समझिए अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से अकाल और भूखमरी बहुत होता था, ठीक है। क्योंकि सारा पैसा तो लंदन ले जाते थे वे लोग। तो अकाल और भूखमरी जैसे भी कारण थे आंदोलन के, जो जैसे इनके 1890 के दशक के उत्तरार्ध में पड़े अकाल के दौरान जो है सरकारी सहायता की कमी हुई, जिससे बिरसा मुंडा ने इन सभी समस्याओं के लिए दिकुओं और ब्रिटिश शासन जिसे उन्होंने रावण का राज के रूप में संदर्भित किया था, उनको माना था कि रावण कैसा राज था वैसा ब्रिटिश शासन का राज था। हालांकि इसमें रावण की बेइज्जती है क्योंकि ब्रिटिश शासन से बढ़िया जो है रावण का शासन था, क्योंकि रावण के शासन में जो है राम धन वालों को भले प्रॉब्लम हो लेकिन रावण के प्रजा खुशी थी, ठीक है, समझिए, सोने का लंका हुआ करता था। कहाँ है ब्रिटिशों से उनका कंपेरिजन कर, जिन्होंने हमारे भारत को जो पूरा मतलब पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया, पूरा सब पूरा यहाँ संपत्तियाँ यहाँ से लूट के चल गया, ठीक है। इन लोग क्या औकात है कि रावण से इनकी जो है कंपेरिजन की जाए, ठीक है, चोर थे। चलिए, तो जो है बिरसा मुंडा ने दिकुओं मतलब जो भी समस्या आई, अकाल वगैरह आया, सबका जो जिम्मेदार वह दिकुओं से, ठीक है, मतलब सबसे सारी समस्याओं का जड़ उन्होंने दिकुओं को बोल दिया कि जो बाहरी लोग यहाँ साहूकार लोग हैं जो ऋण जाल में फंसाता है उन लोग कारण है और ब्रिटिश शासन कारण है, और उनको उत्तरदायी ठहराया। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बाहरी शासन का अंत नहीं होगा बिरसा मुंडा का कहना था कि मुंडा समाज का कल्याण संभव नहीं है। ये बात भी सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कारण आप देख लिए कि इतने सारे कारण थे बिरसा मुंडा आंदोलन होने के, इस प्रकार की समस्याएं थी, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो थे वह चोर तो थे लेकिन बहुत ही चालाक, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही मतलब चतुर टाइप के चोर थे, जिनका कमी ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। वह चोरी जब कर जाते थे तो 10-20 साल, 50 साल, 100 साल बाद पता चलता था कि उन्होंने इस प्रकार से चोरी कर डाली, इस प्रकार से सेंध मार डाली। उस वक्त या आज भी आप जो है उनको मतलब ऐसा मतलब आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, लेकिन वैचारिक तौर पे, स्वाभाविक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे आपको दिखेगा कि उन्होंने चोरी किया है, ठीक है। तो सारी चीजें हो जाती क्योंकि बहुत जो है बुद्धिमान किस्म के चोर थे, ठीक है। बिरसा का यह जो धार्मिक आंदोलन था वह जल्द ही एक व्यापक सामाजिक एकजुटता का आधार बन गया। लोग जुड़ने लगे कि अरे भाई तेरा भी समस्या अंग्रेजों से, मेरा भी समस्या अंग्रेजों से, उसका भी समस्या अंग्रेजों, उसको भी अंग्रेजों ने मारा, उसको भी अंग्रेजों ने मारा, सब ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो बिरसा का यह धार्मिक आंदोलन जल्दी व्यापक सामाजिक एकजुटता का आधार बन गया और उनके अनुयायी जो थे उन्हें भगवान और धरती आबा कहने लगे, पहले भी पढ़े, और उनके शब्दों को जो है दैविक आज्ञा मानने लगे। और यह धार्मिक पहचान ही था जिसे आगे चल के राजनीतिक जो है क्रांति और उन्मूलन का आवश्यक नैतिक शक्ति और संगठन प्रदान किया गया, ठीक है। ऊपर भी देखे थे, ये सब सारी चीजें थी। अब जब यह आंदोलन हुआ या उलगुलान हुआ उस दौरान क्या क्या चीजें हुई, उसमें से कुछ प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि 1899 के अंत तक बिरसा मुंडा ने हजारों आदिवासियों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था, ठीक है। उन्होंने सफेद झंडे को मुंडा राज के प्रतीक के रूप में अपनाया और छापामार युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर की रणनीति को जो है विकसित किया। इससे पहले ये जेल जाके छूट चुके थे, ठीक है। बिरसा मुंडा के जीवनी वाला क्लास में मैं बताया हुआ हूँ, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बिरसा मुंडा के जीवन पे या आंदोलन पे, ठीक है, 3-4 साल पहले। तो ये चीजें समझ लिए। अब आगे देखिए, अब हुआ क्या
कि विद्रोह का जो विधिवत आरंभ था, मतलब एक्चुअल जो आंदोलन या विद्रोह बिरसा मुंडा जी के द्वारा या उनके टीम के द्वारा की गई थी, वह 24 दिसंबर 1899 को की गई थी। ठीक है, इसीलिए इसे 99 से 2000 बोला जाता है। ठीक है, हालांकि 95 से ही चल रहा था। चलिए सॉरी 2000 बोल दिया, 1900 ईस्वी। ठीक है, तो अब देखिए 1895 से 1900, लेकिन पढ़ते हैं हम 1899 से 1900 क्योंकि यही वजह है कि जो मतलब बृहद तौर पे आंदोलन हुआ था, एकदम सुनियोजित विद्रोह आंदोलन हुआ था, उसकी विधिवत आरंभ जो है वह 24 दिसंबर की रात से हुई थी, जो कि 1899 ईस्वी की रात थी। अब क्या हुआ कि 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस की पूरी संध्या हो रही थी, पूर्व संध्या मन रही थी। आप सभी जानते हैं, आपका कोई दोस्त यार मित्र रहे होंगे, हमारे मित्र बहुत है ईसाई धर्म में। तो क्या होता है कि 25 दिसंबर से पहले जो 24 दिसंबर होता है, 24 दिसंबर के रात में 10-11 बजे के आसपास प्रेयर होता है, मतलब पूजा पाठ जो है यही रात में होता है। और बिरसा मुंडा जी और उनके टीम ने जानबूझ के इसी दिन को टारगेट किया, इसी दिन को जो है उन्होंने जो है आंदोलन करने का सबसे प्रमुख दिन जो है उन्होंने निर्धारित किया कि इसी दिन जो है मारेंगे। तो उन्होंने 24 दिसंबर के रात को ही जो है धावा बोल दिया। विद्रोहियों ने चूंकि मिशनरियों को औपनिवेशिक सत्ता का ही अंग माना था, इसीलिए चर्चों को जो है प्राथमिक निशाना बनाया गया। पहली जो हमला की गई वह चर्चों पे की गई, चर्चों में ही लोगों को मारा गया। ठीक है, चर्चों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जो भी इन्होंने इनसे संभव हो पाया होगा इन्होंने किया, क्योंकि इनका मानना था कि जो मिशनरी लोग हैं या जो कन्वर्ट हो चुके हैं या इस अंग्रेजों के ही अंग है, अंग्रेजों के ही पार्ट है, तो इनको भी हटाना होगा, इनको भी भगाना होगा। ठीक है, जो भी इनको भी मारना होगा एंड ऑल। ठीक है, तो सारी चीजें थी। और इसीलिए आप देखिए कि कितना समर्थक वर्ग जो है जो अंग्रेजों के साथ था, उनके प्रति इनकी मतलब सोच या योजना थी कि इन्होंने 24 दिसंबर की रात, क्रिसमस से पहले वाली रात को ही टारगेट बनाया था, और उसी दिन जो है बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे आज हम जो है झारखंड की समझिए कि फाउंडेशन ही उन्हीं के जन्म दिवस पे हुआ। आज उनको भगवान मान के चलते हैं। झारखंड में हर प्रोग्राम जो बिरसा मुंडा के मूर्ति के नीचे ही होती है। तो ये व्यक्ति थे। इसके बाद विद्रोह की आग जो है खुट्टी, तमाल, रांची और चाईबासा से क्षेत्रों में फैल गई। हर जगह जो है विद्रोह होने लगा। पुलिस थानों को जलाया जाने लगा, सरकारी कार्यालयों और जमींदारों के आवासों पर हमले किए गए। जिसको भी सशस्त्र आंदोलन था, मतलब कि जिसको भी ये पाए, जिसको भी पकड़ा उसको भी मारे। ठीक है, तो उस प्रकार से चीजें हुआ उस दौरान। अब क्या हुआ कि उस दौरान बिरसा मुंडा जी का नारा था कि अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंडू जाना, अर्थात महारानी का राज खत्म हो जाए और हमारा राज शुरू हो जाए, मुंडाओं का राज शुरू हो जाए, मुंडा राज शुरू हो जाए। और पूरे क्षेत्र में यह नारा गूंजने लगा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वैचारिक स्पष्टता थी। यह स्पष्टता क्या थी कि बिरसा केवल स्थानीय समस्याओं के लिए नहीं ही लड़ रहे थे, बल्कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। ब्रिटिश लोग जो है हमेशा से यहाँ पे साम्राज्यवाद को ही बढ़ा रहे थे, साम्राज्यवादी ही थे, औपनिवेश को ही बढ़ा रहे थे। ठीक है, व्यापार ही कर रहे थे, लूटने का कार्य कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लेकिन उसका जो है एक नैतिक या बहाना ढूंढ लिया करते थे और ये कहा करते थे कि हमारा फर्ज है कि हम सभ्य लोगों को सभ्य बनाए, और इस बहाने जो है वह हमें लूटा करते थे। और हर तरह से उन्होंने लूटने का प्रयास किया। वे अलग बात है कि आपको समझ में आज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आप किताबों को पढ़ेंगे, विजुअलाइज करेंगे चीजों को और अपने आसपास के लोगों की स्थितियों को जानेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इसी दौरान क्या हुआ था कि डोम्बारी बुरू, एक डोम्बारी बुरू पहाड़ है खुट्टी में भी, यहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ, बड़ा ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, यहाँ पे एक मानवीय त्रासदी हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़े इस जगह को ना पढ़े हो ही ना सकता है। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्या तो 9 जनवरी 1900 को क्या हुआ कि उस दिन भारतीय इतिहास के सबसे रक्त रंजित अध्यायों में से एक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतने सारी संख्या में लोगों को अंग्रेजों ने मारा था कि बगल वाली नदी में पानी के जगह पानी का रंग लाल हो गया था। ठीक है, खुट्टी जिले के डोम्बारी हिल, डोम्बारी बुरू पहाड़ जो है, ठीक है, जिसे स्थानीय लोग सैल रकाब भी कहते हैं, पर हजारों की संख्या में मुंडा पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने भगवान बिरसा मुंडा के उपदेश सुनने के लिए और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। अब क्या हुआ कि पहले जमाने में बहुत मारकाट होता था। ठीक है, हैरत अंग्रेज न हो ये। अब क्या हुआ कि इस दौरान जब सब लोग जमा है तो अंग्रेजों का खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव था, क्योंकि बेईमानों की यहाँ कमी न थी। उन बेईमानों को उन्होंने अपने जो है खुफिया कर्मचारी बना रखा था। ठीक है, तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र को इस जमावड़े का जानकारी मिल चुकी थी और आयुक्त ए फोर्ब्स और कर्नल वेस्टमोरलैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दंगा नियंत्रण के नाम पर पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया
और निहत्थे एवं केवल पारंपरिक तीर कमानों से लैस जो मुंडा थे लोग, हालांकि बातचीत वहां चल रही थी तो उतना तैयारी लड़ाई की होगी नहीं, उन लोगों पे, समझे, निहत्थे लोगों पे, कमजोर लोगों पे आधुनिक बंदूक जो हुआ करते थे अंग्रेजों के पास, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां सबसे पहले संयोग से हो गया था, ठीक है, तो आधुनिक बंदूकों और तोपों से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी उन्होंने, ठीक है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार पूरी पहाड़ी लाशों से पट गई थी और आसपास की तजना नदी जो थी वह जल, मतलब तजना नदी का जो जल था वह शहीदों के रक्त से लाल हो गया था। तो इस प्रकार की जो है बर्बरता अंग्रेजों ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड से 20 साल पहले यह चीज हुई थी, समझे, लगभग। और इस प्रकार की घटना आप समझ सकते हैं। इस नरसंहार की विभीषिका इतनी अधिक थी कि इसे छोटा नागपुर का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि यह 1919 की घटना से लगभग 2 दशक पहले हुआ था। इस बलिदान में मुंडाओं ने यह संकल्प और मजबूत कर लिया, मुंडाओं ने, कि देखिए इस बलिदान ने मुंडाओं के संकल्प को और मजबूत किया, लेकिन सैन्य रूप से यह आंदोलन के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो है वहां पे मार दिया गया था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। अंग्रेजों का क्या था कि यहाँ के लोगों को इंसान समझते ही नहीं थे, बंधवा मजदूरी करवाते थे, फ्री में काम करवाते थे, कोई आंदोलन किया, कोई ज्यादा बोला तो उसको जमा करके घेर के मार दिया करते थे, ठीक है, जान से मार दिया करते थे, समझे। अंग्रेजों के जमाने में विकसित होने के 2 ही तरीके थे, या आगे बढ़ने के जीवन में 2 ही तरीके थे। एक, क्या पहले से आगे बढ़े हुए व्यक्ति हो, जमींदार वगैरह अमीर वर्ग हो, तो आप अंग्रेजों से गठजोड़ करके जो है को एग्जिस्टेंस में रह सकते हो, बढ़िया से जीवन यापन कर सकते थे। और दूसरा था कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हो, गरीब हो, ठीक है, अत्याधिक गरीब हो, ठीक है, तो आप जो है ईसाई धर्म अपना लीजिए, तो आपको जिंदा रहने देते थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो आज ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए आपको दिखते हैं, उनसे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी का वजह लालच नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मजबूरी में भी कन्वर्जन किया, ठीक है। आप कहोगे कि हमारे परिवार ने किया, अरे आपके परिवार के साथ वैसी घटना नहीं घटी होगी, या आपके साथ वैसी कोई पार्टिकुलर संजोग नहीं बना होगा ना, तो आज आप भी होते, क्या पता, ठीक है। अंग्रेजों ने आपके ही पूरा परिवार को पटक के मारा होता, ठीक है, वो अलग बात है, तो आप भी हो गए होते। तो कोई व्यक्ति, कोई धर्म, जैसे बहुत पहले मुगल शासन था, मुगल से पहले भी मुस्लिमों का ही शासन था, तो उस दौरान बहुत से लोग इस्लाम धर्म अपना लिए। उसके बाद जब क्रिश्चियन आए, मतलब अंग्रेज आए, तो बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। सारे लोग अपने ही लोग हैं, ठीक है। उनका कोई वजह रहा होगा अपनाने का, उस वजह को हमें समझ के अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनसे बेमतलब नफरत करें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है और अपनी कमियों पर भी ध्यान देते रहना है, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को सिखाते रहना अच्छी अच्छी चीजें, और साफ सुथरा जीवन व्यक्तित्व करना है। उलगुलान से संबंधित एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको जाननी चाहिए कि उलगुलान में नारी शक्ति उपेक्षित योद्धाओं का योगदान था। मतलब यह जो बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, इसमें नारियों का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि एक बहुत अलग चीज दर्शाती है समाज में महिलाओं की सहभागिता को। बिरसा मुंडा आंदोलन की यह एक अत्यंत प्रेरणादायक विशेषता है कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई थी। पारंपरिक इतिहास में अक्सर पुरुषों के बलिदान की चर्चा होती है, लेकिन उलगुलान में मुंडा महिलाओं ने अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। कुछ महिलाओं का नाम भी मैं लाया हूं, जैसे कि माकी मुंडा के बारे में आप पढ़ोगे। यह बिरसा मुंडा के सबसे विश्वास पात्र सेनापति गया मुंडा की पत्नी थी। गया मुंडा को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद मतलब फांसी इनको भी दिया गया था। तो गया मुंडा जो थे वह बिरसा मुंडा के सेनापति हुआ करते थे, और गया मुंडा की पत्नी थी माकी मुंडा। अब कहा इतका डी गांव में जब ब्रिटिश पुलिस ने इनके घर पर धावा बोल दिया, घर को घेर लिया, तो माकी मुंडा जो थी, गया मुंडा की पत्नी, ने अपनी बेटियों, जिसका नाम था थिनगी, नागी और लेम्बू, और पुत्र वधुओं के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों से सशस्त्र पुलिस बल का मुकाबला किया साहसपुर। और उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनजातीय महिलाएं केवल रसद या समर्थन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अग्रिम जो है पंक्ति की योद्धा भी हैं, ठीक है। तो असली फेमिनिज्म उन्होंने दिखाया था। अब है कुछ और महिलाएं, बांकन मुंडा की पत्नी भी थी, वह डोंबारी बुरु, जो डोंबारी बुरु मतलब डोंबारी हिल पे जो अंग्रेजों ने घेर के मारा था, वहां पे डोंबारी हिल की लड़ाई में भी वह लड़ते हुए शहीद हुई थी, और पुलिस ने युद्ध के बाद उनका शव पहाड़ी से बरामद किया था। फिर है डुंगडुंग मुंडा की पत्नी, उन्होंने विद्रोह के दौरान रणनीतिक बैठकों का नेतृत्व किया, और चूंकि ब्रिटिश सैनिक मुंडा पुरुषों और महिलाओं के पहनावे, लंबे बाल और एक ही वस्त्र में अंतर नहीं कर पाते थे, वे दुश्मन को चकमा देने में
काम आती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने भी सहभागिता निभाई पुरुष का भेष बना के। फिर है साली और नेगी, ये भी सक्रिय योद्धा थी जिनका नाम न्यायिक दस्तावेजों में सम्मान के साथ दर्ज है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी बिरसा मुंडा संबंधित। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर जब भी जानकारी बता रहे हो या फिर कहीं पे युवा नेता हो आप और कहीं समाज में स्पीच भी दे रहे हो, तो इन अगर नारियों का नाम अगर आप मेंशन करोगे तो आपका जो है आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। मुंडा महिलाओं का यह बलिदान उनके आदिवासियत और अपनी भूमि के प्रति गहरा लगाव को प्रदर्शित करता है। वे अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए भी युद्ध के मैदान में डटी रहती थी, जो विश्व इतिहास में प्रतिरोध का एक दुर्लभ उदाहरण मिलता है। इसलिए मैं तो हमेशा इसीलिए आदिवासियों को जो है बहुत ही बेस्ट बोलता हूं। बस थोड़ा सा पीना उना बंद कर दे और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे दे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, साफ सुथरा भी थोड़ा सा रहे तो। गिरफ्तारी, शहादत और आंदोलन का अवसान। डोम्बारी नरसंहार के बाद क्या हुआ कि बिरसा मुंडा भूमिगत हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने जल जंगल घूम घूम कर पुनः संगठन बनाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उन पर 5 रुपये का भारी इनाम रख दिया था, 500 रुपये का। उस दौरान ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये का भारी इनाम उन पर रख दिया था, जो उस समय की एक बहुत बड़ी राशि थी। तथा 3 मार्च 1900 को क्या हुआ कि चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल से उन्हें सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर रांची लाया गया। उनके ही फैमिली फ्रेंड एक आदमी, जो जान पहचान का विश्वासी आदमी ने जो है टिप दे दिया था कि यहाँ पे है बिरसा जी। अब क्या हुआ कि 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 3 मार्च 1900 को वह गिरफ्तार हुए हैं। 3 मार्च 1900 को वह गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, और 9 जून को जो है उनकी मृत्यु हो गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब देख लो समय। 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया, ठीक है, लेकिन उनके अनुयायियों और कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया था। और यह बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि अंग्रेज ऐसे ही मारा करते थे लोगों को, ठीक है, कि ऐसा स्लो पॉइजन दिया करते थे, धीरे धीरे किसी व्यक्ति को कमजोर करके मारते थे, ताकि जो है समाज में जो है आकस्मिक जो है विद्रोह या मतलब तुरंत जो है सडन रिएक्शन उनको ना झेलना पड़े, क्योंकि वे कभी भी वो थे तो व्यापारी ही, तो नुकसान नहीं चाहते थे, समझे। इसीलिए वह तरीके से चौतराही से लोगों को मारा करते थे, लेकिन मारते बराबर थे, सबको मार देते थे। उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया और असहनीय यातनाएं दी गई थी, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा मानना है उनके अनुयायियों का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जो अभी तक आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ रहे हो, मोस्टली जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वीडियो बना रहा शख्स हो चाहे वीडियो देख रहे हैं शख्स हो, वे सभी व्यक्तियों का हो सकता है कि 25 के आसपास उम्र हो। ठीक है, 21 से तो पार ही होगा, और या 25 से प्लस हो, 30 प्लस हो, 35 प्लस हो, 40, मतलब 20 से 40 साल के बीच के लोग यह वीडियो देख रहे होंगे। हालांकि यह वीडियो 10 से लेकर 60 साल तक के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि परीक्षा दृष्टि से हम बना रहे तो बहुत सारी चीजें विस्तृत फॉर्म में नहीं बता सकते। तो बात क्या है कि आप देखिए कि सारी चीजें जो आप इनके बारे में पढ़ रहे हो कि समाज में किस प्रकार की कुप्रथाओं की इन्होंने पहचान कर लिया, इन्होंने पढ़ाई दर्ज कर ली, अलग अलग धर्मों का जो है उपदेश देख लिया, दर्शन पढ़ लिया उसका आलोचनात्मक अध्ययन कर लिया, ईसाई धर्म में भी पढ़ लिया, ठीक है, अपना धर्म बना लिया, आंदोलन में सक्रिय हो गए, लोगों को जोड़ लिए, भगवान बन गए, ठीक है, जड़ी बूटियों का भी अध्ययन कर लिया, लोगों का इलाज भी किया, ये सब सारी चीजें है। और फिर उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ के अपनी छवि बना के इतिहास में दर्ज करा के जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, और सब कुछ करके जो है 25 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गए। ठीक है, आप देखिए कि किस प्रकार की जो है इनकी पर्सनैलिटी रही होगी, व्यक्तित्व रहा होगा, इसीलिए प्रेरणादायक है और इसीलिए आज हम इनको पढ़ते हैं। केवल 25 वर्ष की आयु में उनकी शहादत ने जनजातीय प्रतिरोध को एक अमर प्रतीक प्रदान किया है। आंदोलन के बाद लगभग 460 मुंडाओं पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए थे और गया मुंडा और उनके पुत्र को फांसी दी गई थी, जबकि दर्जनों को आजीवन कारावास, काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। अब देखोगे कि झारखंड की राजधानी रांची में निकोलस मॉल के समीप एक बिरसा मुंडा पार्क है, जो पहले जेल पार्क हुआ करता था। ठीक है, अब वहां पे बिरसा मुंडा संग्रहालय पार्क है, वहां बिरसा मुंडा की बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई गई है। वहां पे अन्य लोगों की भी मूर्ति है, देखिएगा वहां पे गया मुंडा का भी मूर्ति है। ठीक है, गया मुंडा का भी एक छोटा सा स्टेचू बनाया गया है। तो गया मुंडा जी को भी जो है बिरसा मुंडा के मरने के बाद जो है उन पे मुकदमा चला के फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए
आगे है कि अब यह समस्याएं थी, आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन में एक्शन हुआ, फिर उसका कुछ रिएक्शन हुआ होगा। तो आंदोलन के बाद क्या क्या उसका मतलब प्रभाव पड़ा, वो सब सारी चीजों को देखते हैं, जिसमें से एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट, जो कि जेपीएससी पीटी के सिलेबस में एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, वह भी बिरसा मुंडा आंदोलन का ही निष्कर्ष, मतलब आंदोलन का ही रिजल्ट था, उसके वजह से ही एक मार्केट में आया था, मतलब समाज में आया था, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या था। तो बिरसा मुंडा की शारीरिक मृत्यु के बाद भी उनका आंदोलन तो सफल ही रहा, ठीक है, लोग तो चेतन हो ही चुके थे, जान चुके थे, अवेयर हो चुके थे, आंखें खुल चुके थे उनकी। अब क्या हुआ कि इसने, यह जो चेतना जग चुकी थी समाज में, इसने ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की शिकायतों को समझने और उन पर कार्रवाई करने के लिए विवश कर दिया। 1902 से 1908 के बीच गहन भूमि सर्वेक्षण कराया गया, ठीक है, और अंततः 11 नवंबर 1908 को 11 नवंबर 1808 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, ठीक है। और इसको जो है अधिनियमित कर दिया गया, और अधिनियम के प्रमुख स्तंभ और जनजातीय सुरक्षा गृह कानून जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाया, और इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि को अवैध अधिग्रहण से रोकना था, ठीक है, कि उनकी जमीन छीनती जा रही थी उसको रोकना था। अब दोस्तों यह जो अधिनियम है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, थोड़ा सा इसका दो चार चीज पढ़ लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाया गया था। इसमें धारा 46 के तहत इसमें था कि जनजातीय भूमि को गैर आदिवासियों को बेचने या हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद पारंपरिक स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी, मतलब खुरकट्टी व्यवस्था को जो है मान्यता प्राप्त कर दी गई थी। फिर बेत बेगारी जो बिना वेतन का काम कराया था लोगों से, उसे अवैध घोषित किया गया, बेगारी आप किसी से नहीं करवा सकते थे। उसके बाद लगान की दरों को भी निश्चित किया गया, और जमींदारों की मनमानी पर भी रोक लगाई गई कि जमींदार अनाप शनाप जो असूल लिया करते थे, ठीक है। जमींदारों से कभी भी जो है आप कभी किसी इतिहास में किसी जमींदार का अच्छे कार्य पढ़ भी लें, तभी कभी भी जमींदारों के प्रति जो है अपनी जो है सकारात्मक दृष्टि नहीं बनने दीजिएगा, क्योंकि जमीन आप मान के चलिए जमींदार बुरे थे ही, चाहे वह अंग्रेजों के पहले वाले हों या अंग्रेजों के समय वाले हों, ठीक है। तो उनकी जो सोच थी वह खराब थी समाज के प्रति, कभी भी उनका मकसद किसानों का कल्याण नहीं ही था, ठीक है, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो जितना अंग्रेजों ने शोषण किया उतना बराबर जमींदारों ने भी शोषण किया, और इसीलिए हमारा समाज बर्बाद रहा, धार्मिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी और वैज्ञानिक तौर पे भी, किसी प्रकार से हम पीछे ही रह गए, ठीक है। हम अपनी भाषा हिंदी भी नहीं बचा सके, पूरे भारत पे अंग्रेजी भाषा का कब्जा हो चुका है आज, ठीक है। इस अधिनियम के निर्माण में मिशनरी जॉन हॉफमैन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों का समर्थन किया था। सीएनटी अधिनियम आज भी झारखंड में जनजातीय संघर्षों का केंद्र बना हुआ है, और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये सब सारी जानकारी आप देख रहे हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये पीडीएफ जो है स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम ग्रुप में साझा में करवाने का प्रयास करूंगा, और जितना भी आप देखिए सिलेबस देखे होंगे जेपीएससी मेंस का, ठीक है, हिस्ट्री पेपर का, उसमें जो जितना भी टॉपिक 5-6 टॉपिक है झारखंड से संबंधित, तो सब मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद टाना बहुत आंदोलन पढ़ाऊंगा, और जो भी आंदोलन रहे हैं उन सब आंदोलनों को पढ़ाऊंगा, और जो सरना कल्चर वगैरह सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे मुफ्त में, ठीक है। आधुनिक झारखंड और बिरसा मुंडा का अस्थायी विरासत। अब देखिए कि बिरसा मुंडा केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, इनकी जो पर्सनालिटी थी वह बिरहत हो चुकी है, बल्कि वे झारखंड की पहचान के पर्याय बन चुके हैं आज। उनकी विचारधारा ने 20वीं शताब्दी के दौरान अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को निरंतर ऊर्जा प्रदान किया। वह अलग बात है कि अभी जब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी मोराबादी में और अन्य अन्य जगह, पूरा झारखंड के हर जिले में प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन मुख्य तौर पर राजधानी रांची के जो प्रोग्राम थे वो अलग बात है कि बिरसा मुंडा की मूर्तियों ज्यादा बड़ा जो हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी मूर्ति बना ली थी, वो अलग बात है, ठीक है। कब एक चीज आप देखिए कि आप चाहे कितने भी महान हो जाए, मैं कितना भी महान हो जाऊं, लेकिन अगर मैं कहीं पे प्रतिमा बनवाता हूं और अपनी प्रतिमा को बड़ा रखता हूं और अपने पिताजी की प्रतिमा को छोटा रखता हूं, तो पिताजी के प्रति ये डिसरिस्पेक्ट है। तो आप ध्यान रखें, ठीक है, और लोगों को आप अपने आसपास अवेयर करने का काम करें कि कहीं पे भी अगर मूर्ति लगे तो ध्यान रखें बिरसा मुंडा जी का मूर्ति बड़ा हो और बाकी लोगों का मूर्ति छोटा हो, ठीक है, ताकि लोगों में एक साइकोलॉजिकल या फिर उनमें एक चेतना जगे, उनमें बिरसा मुंडा जी के जीवन के प्रति आदर उत्पन्न होने लगे कि हाँ बिरसा मुंडा कोई आदमी था कि अरे भाई इनका तस्वीर, अगर बच्चा चीजें जो है ना वह बचपन से डाली जाती है।
जैसे कि कोई धार्मिक कट्टर होता है तो कैसे होता है, बचपन से ही उसके धार्मिक कट्टरता उसमें डाले जाते हैं उसके परिवार के द्वारा या उनके गुरुओं के द्वारा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बचपन से अच्छी चीज देखेगा तभी तो अच्छी चीज सीखेगा। वो बचपन से अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि कोई रैली में आया हुआ हो, उस प्रोग्राम में आया हुआ और देखेगा कि बिरसा कि किसी व्यक्ति का इतना बड़ा मूर्ति लगा हो, तो उसके मन में क्या जिज्ञासा जगे कि आखिर में इस व्यक्ति का इतना बड़ा मूर्ति क्यों लगा है, क्यों, कौन था ये। तो और जब उसका मन में इस प्रकार का सवाल जन्म पैदा लेगा तभी तो उनके बारे में पढ़ना या जानना चाहेगा, और जब उनके बारे में जानेगा तब तो वो अपनी जो है आंदोलनकारियों ने जिनने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे समाज के लिए, उनको जो है उनका जो है समझिए कि एक प्रकार से आदर, उनका उचित आदर हो पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अन्य चीजें भी इनसे संबंधित है कि मुंडाओं और अन्य आदिवासियों के दशकों के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर, ये अलग फैक्ट है, इसको पढ़ाया जाएगा झारखंड निर्माण आंदोलन में, कि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और यह बिरसा के अबुआ राज के सपने का आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण प्राप्ति था, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि भारत सरकार ने भी बिरसा मुंडा को बहुत सम्मान देने का कार्य किया। जैसे भारत सरकार ने उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। 2025 में उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में बड़े पैमाने पर जो है समारोह आयोजित किए गए। यह कुछ जानकारियां हैं जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज है कि इससे पहले जो सरकार थी उस दौरान एक बहुत ही बड़ी जो है आंदोलन तूल पकड़ी थी, ठीक है, और वो आंदोलन था पत्थलगड़ी आंदोलन, जो कि 2017 के आसपास हुआ था। तब भी मैं रांची में ही था, ठीक है, रांची में भी उस आंदोलन को देखने को मिला था, रांची में भी आंदोलन चल रही थी। तो क्या हुआ था कि 2017-18 में खूंटी के उसी क्षेत्र में पत्थलगड़ी आंदोलन उभरा जहां उलगुलान शुरू हुआ था, जब झारखंड सरकार ने सीएनटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि कॉर्पोरेट खनन के लिए भूमि अधिग्रहित की जा सके, तो मुंडाओं ने इसका जो है पुनः विद्रोह किया था। इसी प्रकार के अब देखिए चीजें अभी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उधर जो है अरावली पर्वतों में इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो खराब बात तो यह ही देखिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरना धर्म कोड को ना कोड मिल ही जाए, क्योंकि जब एक अलग पहचान मिल जाएगी ना तभी वे अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि उनके जीवन यापन के तरीकों में हमारे जीवन यापन के तरीकों में क्या है। उनका जीवन उनका जीवन है, हमारा जीवन हमारा जीवन है। वे शहरों में 50-50 तल्लों के बिल्डिंगों में खुश रहते हैं, उनको खुशी वहां मिलती है, तो हमें गांव में पीपल के, नीम के पेड़ के नीचे की छांव में खुशी मिलती है। वो उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। तभी जब इनकी धर्म को स्वायत्ता मिल जाएगी, इनकी कल्चर को स्वायत्ता मिल जाएगी, मतलब समझिए कि कोड मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी, तभी एक ऐसा समुदाय बच पाएगा जो जंगलों को बचाता हो, जो प्रकृति को, जल जंगल जमीन को बचाता हो। नहीं तो ये जो पूंजीवाद बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, या पूरे देश को एक दिन बेच देगा। एक दिन गंगा में स्नान करने के लिए आप जाओगे तो गंगा स्नान करने का पैसा लगेगा। आज गंगा स्नान आप मुफ्त करो, लेकिन एक दिन गंगा स्नान करने का पैसा लगेगा। एक दिन मंदिरों में जाने का पैसा लगेगा। एक दिन जैसे आज पानी पीने का पैसा लगता है, एक दिन हर चीज, हर पहाड़, हर नदी किसी सरकार जो है किसी कॉरपोरेट, किसी व्यापारी को बेच देगी, और उस पहाड़ पे चढ़ने का वह पैसा लेगा आपसे, उस नदी में जाने का आपसे पैसा लेगा, उस नहाने का पैसा, हर चीज का आपसे एक दिन पैसा वसूला जा सकता है, अगर यह पूंजीवाद इसी प्रकार से बढ़ता रहा, जन जंगल जमीन की अगर हम संरक्षण नहीं किए तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूंजीवाद कंट्रोल रहे, ठीक है। एकदम मिठाई नहीं देना है, नहीं तो विकास के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, विकास के बीच में एक लाइन होनी चाहिए कि कितना विकास करना है, कितना कमाना, हाय धन करने, मर नहीं जाना है। क्योंकि मैं लिख के देता हूं कि मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है, समझे। इसीलिए कोशिश करिए कि यहाँ पे ही अच्छा आदमी बनने का प्रयास करिए, ठीक है, और थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा जीवन जी लीजिए। उन्होंने गाँव के बाहर बड़े शिलालेख गाड़े जिन पर संविधान के, आप देखिए इस पत्थलगड़ी आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने किया था। उन्होंने गांव के जो बाहर है बड़े बड़े शिलालेख गाड़े थे, जिन पर संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 क्लॉज ए और अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के व्याख्या की गई थी। जो इनके संबंधित चीजें लिखी गई थी संविधान में, उन चीजों को उन्होंने लिखा, पत्थर में लिखवाया, और हर गांव के बाहर इन्होंने जो है गाड़ने का प्रयास किया था, ताकि प्रशासन की आंखों में दिखे कि क्या है नियम कानून। जो यह स्पष्ट करते थे कि जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा ही सर्वोच्च शक्ति है। इस बात का ध्यान रखे प्रशासन और सरकार। और यह आंदोलन सिद्ध करता है कि आज भी
बिरसा मुंडा ने जो अलख जगाई थी, जो बीज उन्होंने बोया था स्वायत्तता का, ठीक है, और भूमि अधिकार का, वह बीज आज भी जनजातीय मानस में जीवित है। और यह है रोल मात्र 25 साल में सर्वस्व निछावर कर देने वाले बिरसा मुंडा का। इसका निष्कर्ष के तौर पे आप क्या देखें, तो निष्कर्ष भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, इतना देर रुक गए तो, कि बिरसा मुंडा और उनके द्वारा संचालित उलगुलान आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली जनजातीय गर्जना थी। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जनजातीय समाज केवल पिछड़ा या जो है अधम नहीं था, बल्कि उनके पास अपनी एक उन्नत भूमि व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और एक परिष्कृत दार्शनिक सोच थी, ठीक है, जल जंगल जमीन को बचाने वाली दार्शनिक सोच और बहुत तरह की चीजें अच्छाई थी, ठीक है, जनजातीय जीवन यापन में। वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मतलब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनी हुई करती थी, शासन व्यवस्था वो, और भूमि व्यवस्था जो उनकी अपनी थी जो है, और सामाजिक व्यवस्था जो अपनी थी, वो सब कुछ था। अंग्रेजों का कोई आवश्यकता यहाँ नहीं था। बिरसा ने धार्मिक सुधार, और अंग्रेज इतना ही चाहते तो वह यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, यहाँ फैक्ट्रियां खोलते, यहाँ पे विकास करते। आज हमारी सरकारें झारखंड बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाते, लेकिन अंग्रेजों ने काहे नहीं लगाया? आप कभी सोचें? उनके जमाने में भी सारा फैक्ट्री इंग्लैंड में हुआ करता था, वहां से सामान बना के यहाँ के बेचते थे। अगर यहाँ बनाए होते तो यहाँ काम के होते, यहाँ के लोग सशक्त हुआ करते। तो ये सारी चीजें उन्होंने कोई भी आप पे कोई भी अगर कभी भी आपके दिमाग में गलतफहमी पैदा हो जाएगा, अंग्रेजों ने हमारे लिए अच्छा किया, हमें पढ़ा लिखा दिया, अंग्रेजी स्कूल खोल दिया, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देख के किए थे, लेकिन गलती से आपका भला हो गया, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा कि 5 केजी जो है अंगूर जमा करूंगा और जो है गरीबों में बांट दूंगा नाम कमाने के लिए, उसका अलग अलग हो सकता है मकसद, लेकिन मैंने मान लीजिए कि मैं फेक नाम कमाने के लिए 5 किलो अंगूर बांट रहा हूं, ठीक है, किसी चौक पे, और गलती से आप वहां पे आ गए, आपको भी 2 अंगूर मिल गया, तो इसका मकसद आपको अंगूर देना हमको थोड़ी ना था, हम तो अपना काम कर रहे थे। तो अंग्रेज इसी प्रकार से अपने भलाई के लिए काम करते, उन्हें जो भी काम किया है, एक भी काम उन्होंने भारतीयों भलाई के लिए नहीं किया है। वे जो भी काम किए थे वे स्वयं के भलाई के लिए किए थे, सेल्फ सेंटर्ड थे अंग्रेज, वो अपने लिए सब कुछ करते थे, लेकिन गलती से जो है उनके कामों से भारतीयों का भी फायदा हो जाया करता था, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल इंडियन रेलवे भी है। वह रेल अपने लूट परंपरा को बढ़ावा देने के लिए और अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए बनाए, लेकिन जो है भारतीय लोग भी उसमें बैठ के इधर उधर होने लगे, ठीक है। तो उसी प्रकार चीज है, वो जो एजुकेशन सिस्टम आप बहुत तारीफ करते हो, उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने इसलिए यहाँ पे पढ़ाई व्यवस्था शुरू की थी ताकि अपना भाषा यहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों पे थोप सके और अपने भाषा थोप के कुछ लोगों को पढ़ा के अपनी यहाँ जो है कर्मचारी बना सके, ठीक है, उनको अपना काम कर, ताकि उनका जो है काम में आसानी हो, क्योंकि कितना आदमी को वहां लंदन से आके यहाँ काम करवाएंगे, यहीं के लोगों से काम कराएंगे, खाली ऊपर पोस्ट में वो रहते थे, इसलिए कराया था। कभी भी कुछ भी उन्होंने आपके लिए नहीं किया है, ठीक है। वे हर तरह से यहाँ कंट्रोल चाहते थे और अपना एक समर्थन वर्ग जो है क्रिएट करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, इसलिए कुछ लोगों को अपने तरफ करने के लिए कुछ लोगों का उन्होंने भलाई किया, और वही भलाई के तौर पे आप कंफ्यूज होते हैं कि अंग्रेज जो है थोड़े बहुत अच्छे भी थे, नहीं, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। तो हो गया। तो इस सब प्रकार से इस प्रकार की चीजें थी कि बिरसा ने धार्मिक सुधार को एक जो है रणनीतिक हथियार में बदलकर बिखरे हुए जनजातीय समूहों को एक साझा दुश्मन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट किया, और इस प्रकार की जो है लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। अब देखिए, आप भी बहुत तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें से एक है अपनी पहचान की लड़ाई, कि अगर आपको सरकारी नौकरी लगता है तभी आपको सफल, सभ्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। हमारे समाज की खराबी बहुत बड़ा समझिए कि दिक्कत है, और इस दिक्कत में मैं भी आपका समझिए कि उसी दिक्कत में मैं उसको कम करने के बजाय आपको बढ़ावा ही दे रहा हूँ और आपको कर रहा हूँ कि अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो यह स्फोर्जी पब्लिकेशन के कुछ किताबों की लिस्ट, जो उत्पाद सिपाही पेपर 1, 2, 3, खोटा नागपुरी पंचपगनिया, ठीक है, मैथ साइंस कंप्यूटर, सब सारी चीजों के लिए है। जेपीएससी पीटी पेपर 1 और 2 के लिए भी किताबें अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब, सहायक कार्यपाल के लिए भी है, और दारोगा का जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, उत्पाद सिपाही का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। खोटा तो मैंने स्वयं पढ़ाया उत्पाद सिपाही के लिए पूरी, झारखंड सचिवालय में भी आधा ज्यादा पढ़ाया था, जो कि सहायक कार्यपाल में काम आएगा। तो ये सब सारी चीजें इनकी आपको जानकारी लेनी है, तो ऑफिस में 8986772733 पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अंधाधुंध शेयर करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो के दौरान किसी भी बात से आपको लेकर समस्या रही होगी, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साझा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पर्सनली भी मेरे साथ साझा करना चाहें तो ऊपर मैं आपको सबसे शुरू ही क्लास के दौरान अपना जो है सोशल मीडिया हैंडल्स का जो है यूजर नेम दिया था, वह फिर से मैं आपका समझ करता हूं कि कोई भी समस्या रही हो, या फिर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो इस वीडियो का, या फिर कोई भी जानकारी पर डिस्कशन करना हो, कुछ मैंने बोल दिया हो तो उससे संबंधित कुछ बातचीत हो, ठीक है, शिकवा शिकायत,
तो इस यूजर नेम के माध्यम से मेरे से संपर्क करके व्हाट्सएप में भी मैसेज करके जो है जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हो। बाद बाकी वीडियो को शेयर तो करना ही, इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया है तो और अच्छा लगा है तो शेयर तो करना ही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद बहुत तरह की वीडियो उत्पाद सीपाई का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, खोटा जेपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ जो है, उसके बाद ये आपका उत्पाद सिपाही खोटा तो पढ़ा दिया हूँ, झारखंड के सभी जिलों को एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। अगला वीडियो धनबाद जिले पे आने वाला है। तो इस प्रकार की चीजों को प्राप्त करने के लिए डेली सुबह जो है झारखंड करंट अफेयर का जो है वीडियो आता है 2018 बैच के एसआई रंजित कुमार सर के द्वारा। तो वो सब सारी चीज देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और भी अच्छे से आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा स्टडी फॉर गोल्स के व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे ये सारी किताबें और सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ झारखंड की बातें करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।